आई एम पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल KIT सेंटर पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने अब 10th पे तो बना ही रहे थे लेक्चर्स, अब सोचा 9th पे भी बना दें कि 9th की वेस्ट बेहतरीन हो जाए। ठीक है, फाउंडेशन मजबूत होगी तो बोर्ड रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9th का सिविक्स सब्जेक्ट और लेक्चर 1 डेमोक्रेसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हाँ आई नो कि एक नया चैप्टर ऐड हुआ है CBSE में, बट हम सेकंड से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो डेमोक्रेसी पर आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी चीज़ें समझिए कि डेमोक्रेसी होता क्या है। कि डेमोक्रेसी को पहले तो हिंदी में हमें पता ही है, लोकतंत्र बोलते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब भी यही बात है कि एटलीस्ट कि जिन लोगों से आप काम करवा रहे हैं या जो आपकी प्रजा है, एक बार उनकी सुन लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं टीचर हूँ, है ना, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा आकर बोल सकता है। ठीक है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब बस ये है, अगर क्लासरूम के हिसाब से समझा जाए तो किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को बोलने का पूरा अधिकार हो। लेकिन डेमोक्रेसी का वैसे तो मतलब यही है, बट डेमोक्रेसी में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसको ज़रा बेहतरीन तरीके से समझ लेता है। ठीक है, तब शुरू करते हैं। तो करते हैं शुरू, और क्या डेमोक्रेसी ये है, स्लाइड एकदम बेहतरीन। और हाँ, एक बात और कि डिस्क्रिप्शन में से नोट्स लेने ना भूलिएगा। ठीक है, नोट्स कह लो या स्लाइड्स कह लो। ठीक है, खुश रहो आप, एकदम बेहतरीन बनाई है हमने, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो डेमोक्रेसी डिफाइन करते हैं, डेमोक्रेसी होती क्या है। तो जो डेमोक्रेसी, अगर वर्ड की फाउंडेशन की बात करें तो डेमोक्रेसी डिराइव्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड डीमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस, क्रातोस याद आ रहा है, गॉड ऑफ वॉर का, याद होगा आपको। मीनिंग पीपल, क्रेटोस मीनिंग द रूल, टुगेदर इट सिग्निफाइज रूल बाय द पीपल। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का अगर सीधे वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन निकाली जाए तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट कह लो या फिर एक ऐसा राज कह लो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उस जगह का रूल लोग ही करते हैं। ठीक है, रूल बाय द पीपल, मतलब कि जिस जगह को लोग रूल करते हो, तो वो वाली बात हो जाती है। फिर आता है फॉर्मल डेफिनेशन, अगर देखा जाए तो अगर एग्जाम में लिखनी पड़े तो वो क्या लिखोगे, तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर द एंटायर पॉपुलेशन और ऑल eligible members have a voice typically through elected representatives forming the government। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सभी पूरी पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके ऊंची सीट पर पहुंचाती है, ताकि वो लोग अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने लोगों की समस्या को रिप्रेजेंट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे मान के चलो मैं एक शहर में रहता हूँ और मुझे शहर की समस्या पता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और फिर हम सभी लोग जो हैं कि हमें पता है कि शहर में बड़ी समस्या चल रही है। अब उस समस्या का समाधान, अब ये तो सोचूंगा नहीं कि एक काम करता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और तब मैं शहर की समस्या सुलझाऊंगा। बिल्कुल नहीं, इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन आपको पता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपनी स्पीच देते हैं। अब स्पीच के हिसाब से हमने देखना है कि कौन ज़्यादा परफेक्ट है जो हमारे शहर की समस्या को सुलझा सके। हम उस रिप्रेजेंटेटिव को उस कुर्सी पर बैठाते हैं और ये उम्मीद करते हैं, और ये होता भी है, कि वो हमारे उन समस्याओं को सॉल्व करते हैं जो हमें सॉल्व करानी थी। ठीक है, बात है, वही बात है कि मैं तो MLA नहीं बन गया ना, बट हाँ मेरा रिप्रेजेंटेटिव गया है, तो वही बात हो जाती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जब लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होते हैं कंट्री को रूल करने में ही। यहाँ पे फेमस क्योट है अब्राहम लिंकन, अगर किसी को ना पता हो तो अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी रेसिज्म पर, और इनकी इनके लिए एक कविता भी लिखी गई, एक पोइट्री भी है, ओ कैप्टन माय कैप्टन करके, पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बट उनके बारे में बात बाद में करेंगे। इनका एक बहुत ही फेमस क्योट रहा है, वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जब इन्होंने गिट्सबर्ग एट गिट्सबर्ग नाम की जगह पे जब ये बात बोली थी 1863 में, तो इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोग चुने, और वो गवर्नमेंट केवल और केवल लोगों के लिए काम करे। हाँ, सुनने में बड़ा छोटी सी बात लगती है कि क्या हुआ कि गवर्नमेंट लोगों के लिए तो काम करेगी। हाँ, वो आप इसलिए सोच सकते हैं या बोल सकते हैं क्योंकि आप इन्हीं दिनों की जनरेशन हैं। लेकिन अगर आप बात करें
1700-1800 की जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन कर पढ़ोगे ना बेटा, जब रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे, है ना? या जब आप 10th में आकर ब्रिटिश एम्पायर पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट उस समय पर कभी लोगों के लिए काम नहीं करा करती थी, ठीक है? उन्हें खाली अपने आप से मतलब होता था, अपने मुनाफ़े से मतलब होता था। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी मैं ही पढ़ाऊँगा तो ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, है। अब कुछ की फीचर समझिए डेमोक्रेसी की, कैसे मान लें कि डेमोक्रेसी है। पहला, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर हों। फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस कैरिड आउट विद द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। मिला-जुला के बात यही है कि हर एक रेगुलर टाइम पीरियड में इलेक्शंस होते हैं, हमारे देश में हर 5 साल में होते हैं। फ्री एंड फेयर का मतलब है कि भैया कोई बेईमानी नहीं, ठीक है? कि ये नहीं कि आखिरी वक़्त पे आप वोट का डब्बा उठाकर भाग गए, तो ये वाले हैं, ऐसे चीटिंग होगी तो हम नहीं खेलेंगे। पॉलिटिकल राइट्स की अगर बात करें, तो गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन फॉर ऑल सिटिज़न्स। पॉलिटिकल राइट्स ये हो जाता है कि गारंटेड फ्रीडम दी जाती है बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपनी असेंबलीज़ बनाने की, लोगों को मतलब ग्रुप बनाने की। हाँ, ग्रुप भी ऐसा हो जो हिंसा ना बढ़ाता हो ना, हिंसक ग्रुप नहीं चाहिए, ठीक है? आराम से बातचीत कीजिए और गवर्नमेंट भी आपकी बात सुनेगी, ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं ना, तो पॉलिटिकल राइट्स यही है और ये पॉलिटिकल राइट्स वैसे तो अभी सुनने में बड़ी छोटी-सी बात लग रही होती है कि बोलने की फ्रीडम, एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या दिक्कत है इसमें, है ना? सबको मिलनी चाहिए। बट यकीन मानिए जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि विमेन्स को यही पॉलिटिकल राइट्स पाने के लिए शायद उन्होंने 100 150 साल स्ट्रगल किया था। बात आपको जानने को मिलेगी। अब रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे क्योंकि यकीन मानिए कि जो मैं एक बात बताता हूँ कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और 1946 में विमेन्स को उनके पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। ठीक है? हाँ, वो अलग है कि कुछ खैर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर तब के तब देखेंगे, बट ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल राइट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ एंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स टू प्रिवेंट ऑपरेशंस। मतलब ये है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये है कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ मतलब देश में जो लोग कम रहते हैं, जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, है ना? जेन्स हो गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम बिकॉज़ दे आर नॉट माइनॉरिटीज़, दे आर सेकंड मेजॉरिटी इन इंडिया। ठीक है? तो हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ के अंदर ये है। ठीक है? तो वही वाली बात हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है द गवर्नमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड आंसरेबल और रिस्पांसिबल टू द पीपल व्हाटएवर दे सर्व्स। मतलब क्या हो जाता है इसका? इसका मतलब ये है बच्चों कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से ज़िम्मेदार होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए लोग और गवर्नमेंट के बीच में कि असल में कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही हैं, ठीक है? कि जो भी वो रूल करना चाह रही हैं, जो भी चीज़ देश में लाना चाह रही हैं, है ना? जो भी वो बिज़नेस कर रही हैं, जैसे भी वो बजट बना रही हैं, इवन देश का पैसा भी कहाँ लग रहा है, वो लोगों को पता हो। बजट सेशन हम सुनते हैं ना न्यूज़ पे, तो ये ट्रांसपेरेंसी का ही रूप है, ठीक है? टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो पहले देख लेते हैं कि इंडिया में कौन-सी वाली डेमोक्रेसी है। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लोग इलेक्शन से लोगों को चुनेंगे और फिर वो लोग पार्लियामेंट में जाकर हमारी समस्या बताएँगे कि भैया ये समस्या है, इन्हें सॉल्व करना है। तो वो वाली बात है। पार्लियामेंट में अगर आपने देखा होगा तो रिज़र्वेशन भी देखा होगा। रिज़र्वेशन मतलब कुछ सीट्स होती हैं जिन पर एससी एंड एसटीज़ ही बैठते हैं। वो इसलिए है ताकि वो लोग एससी और एसटीज़ को ही रिप्रेज़ेंट कर पाएँ, ठीक है? ताकि एससी एसटीज़ की जो स्पेसिफिकली समस्या है वो उभर कर आए पार्लियामेंट के अंदर, ये अच्छी बात है, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वही है पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। इंडिया और यूएसए में ये वाली है और यूएसए में तो बहुत बेहतरीन है कि मतलब अलग-अलग जगह पर स्पीच नहीं होती कि जो जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, तो जैसे मान के चलो अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना? हाल-फिलहाल के। अब मान के चलो अमेरिकन प्रेसिडेंट मुझे ही बना दो कुछ समय के लिए, जैसे मान के चलो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो हम दोनों की आमने-सामने डिबेट होती है कि जैसे मान के चलिए वो अभी इलेक्शन में अभी तो फिलहाल वो खुद ही प्रेसिडेंट हैं और मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ उनके ओपोनेंट में। अब आमने-सामने डिबेट होगी और लोग देखेंगे और फिर वो देखेंगे कि ये ज़्यादा ताकत किसमें है, ठीक है? कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ बना सकता है, ये कौन ज़्यादा बेहतरीन है, वो सारी चीज़ है। और होता भी है डिबेट होती है, ठीक है? हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस अलग-अलग जगह पर स्पीचेज़ देते हैं बट वहाँ पर आमने-सामने की टक्कर होती है और ये बेहतरीन बात है। आपको देखनी चाहिए यूट्यूब वगैरह पर ऐसी डिबेट्स, मज़ा आता है देखने में।
फिर आते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द एग्जीक्यूटिव स्टेम्स मतलब गवर्नमेंट स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट फाउंड इन कंट्रीज लाइक यूके एंड इंडिया। वही वाली चीज़ है कि जो लेजिस्लेचर होता है या जो पार्लियामेंट होता है कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं, है ना, ये देश को कैसे चलाने हैं, वो सारे डिसीजन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में लिए जाते हैं। वही चीज़ इंडिया और यूके में भी होती है, पता ही है। हमारे पास एक बेहतरीन पार्लियामेंट है ना, कितनी 545 सीट वाला, ठीक है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि द एग्जीक्यूटिव्स ब्रांच इज सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एज इन यूएस एंड ब्राजील। मतलब कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मतलब ये हो जाता है कि सब कुछ पार्लियामेंट में नहीं, कुछ ताकत प्रेसिडेंट के पास भी होती है और प्रेसिडेंट अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। और इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें ये होता है कि उसमें डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग में। काफ़ी पुरानी कंट्रीज में ऐसा देखा जाता था, अगर हम इजिप्ट वगैरह की भी बात करें तो, ठीक है। एथेंस, स्विस, आगे बढ़ता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के हाल फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, दिख रहे होंगे कि कम से कम मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी से तो बेहतर ही है डेमोक्रेसी। कम से कम हमें बोलने का तो अधिकार है, डर लग रहा होगा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो डेमोक्रेसी के अगर अच्छी बातें भी हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। बुरी मतलब ऐसे नहीं, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस कह लें। तो पहले हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ, आप भी देख लो, ठीक है। प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस, सीधी बात है, जब कहने का मौका मिलेगा तो इक्वालिटी भी होगी और जस्टिस भी होगा। एंश्योर्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, मतलब यही है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपनी बातों को लेकर, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर बताया था, ट्रांसपेरेंट होगी हर चीज़, हमें भी पता होगा कि करने क्या वाली है गवर्नमेंट देश के साथ, ठीक है। एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, बिल्कुल कि डेमोक्रेसी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को फ़ोर्स किया जाता है कि सिटीज़न ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, ठीक है, हर तरीके से। फिर चाहे वो वोट देना हो, है ना? चाहे वो गवर्नमेंट की बात की इंक्वायरी करनी हो, हर बात में सिटीज़नशिप को या फिर सिटीज़न पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया जाता है, ठीक है, प्रेशराइज़ में नहीं, तो ठीक ही है। और दूसरी बात, रिज़ॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, बिल्कुल, कि हर तरीके के झगड़े आराम से शांति से सुलझा दिए जाते हैं। वो इसलिए सुलझ जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ को ध्यानपूर्वक और इक्वली सुना जाता है। कि अदालत में केस अगर तुमने देखा होगा कि अगर कोई विक्टिम है और एक सस्पेक्ट है, तो विक्टिम को भी बोलने का उतना ही अधिकार होगा और सस्पेक्ट को भी बोलने का उतना ही अधिकार होगा, है ना? मैं पीड़ित और आरोपी की बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है? अब मैंने बोला बात बोलने का, हाँ ठीक है कि दोनों की बात सुनेंगे, तो भैया सुनने-सुनने में ना वक़्त बहुत निकल जाता है। तो स्लोअर डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, कि आराम से बातचीत चल ही रही है, वो वाली बात है। रिस्क ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, हाँ, ये थोड़ा हो जाता है कि अगर मेजॉरिटी ने कोई ऐसी गवर्नमेंट, मतलब ये हो सकता है कि मेजॉरिटी पावर काफ़ी ज़्यादा, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो मेजॉरिटी ही चाहती है, तो उससे समस्या भी आ सकती है, बट ये काफ़ी कम होता है बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देता। अगली बात, ससेप्टेबल टू करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, हाँ, कि डेमोक्रेसी में करप्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है? वो वाली बात है। लेकिन अगर देखूँ तो करप्शन की बात, इधर करप्शन होगा तो छुप-छुपाकर होगा। मोनार्की डिक्टेटरशिप में करप्शन तो सरेआम ही होता था। डेमोक्रेसी को अगर एज़ कम्पेयर टू दोज़ गवर्नमेंट देखा जाए, तो फिर भी ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉसिबल, हाँ, बिल्कुल। अब ये हो जाता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये है कि जैसे लगातार अब हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो पॉलिटिशियंस बदलते रहते हैं ना, हमारे लीडर, हैं? हमारे लीडर बदलते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि एक इनस्टेबिलिटी आती है ना? जैसे मान के चलो अभी मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, है ना? मेरी पॉलिसी कुछ और होगी देश को चलाने की, मेरे बाद कोई और आ गया। मान के चलिए रंजन सर आ गए, उनकी पॉलिसी कुछ और होगी, वो अपने हिसाब से देश चलाएँगे, ठीक है? तो इससे क्या हो जाता है कि चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दुःख मनाने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ, डेमोक्रेसी इन एक्शन केस स्टडीज़ की अगर बात की जाए, तो हम अपनी बात करते हैं सबसे पहले एज़ एन इंडियन। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी फीचरिंग अ कॉम्प्लेक्स मल्टी पार्टी सिस्टम विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन। हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात है भारत की, कि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जटिल और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और मज़े की बात पता है क्या है?
इस देश के अंदर मल्टी पार्टीज़ भी हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, आपस में इलेक्शन लड़ते हैं और उससे भी मज़े की बात ये है कि यहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन है। अलग-अलग कल्चर को फ़ॉलो करने वाले, अलग-अलग धर्म को फ़ॉलो करने वाले, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ को बोलने वाले, ठीक है? यहाँ पर रहते हैं शांतिपूर्वक, कॉम्पिटिशन भी करते हैं और किसी को कोई आपस में समस्या भी नहीं होती, ठीक है? तो मल्टी पार्टी सिस्टम और दैट्स व्हाई ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और दुनिया के लिए बड़ी हैरानी की बात होती है ना? और देशों में ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है अगर देखा जाए। ठीक है, तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, इन बातों को रहेगा और फीचर्स इसके सबसे बेहतरीन है, ठीक है? डाइवर्स पॉपुलेशन के अंदर भी आप कॉम्पिटिशन करवा लेना, है ना? इलेक्शन लड़वा देना और फिर भी कोई समस्या ना होना, ठीक है? बहुत बेहतरीन बात है। यूएसए की बात करें, द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंटिंग अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सिविल लिबर्टीज़। इनकी अगर बात की जाए तो ये अब तक का सबसे पुराना लोकतंत्र रहा है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी रही है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सिविल लिबर्टीज़ मतलब कि लोगों के फ्रीडम बट विद लिमिट्स की बात की गई है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फ्रीडम पर। लिबर्टी, फ्रीडम्स की बात है ना? फिर इनकी बात करें, ये कौन है साउथ अफ्रीका, हाँ, इनके बारे में तो बिल्कुल जानना भी चाहिए और इनके ऊपर तो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। 9th में ही है ना? हाँ, 9th में ही है, ठीक है। Transitioned from apartheid to democracy, now facing challenges of inequality and reconciliation। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका को केवल एक शब्द में जानो, रेसिज्म के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इस स्ट्रगल के बाद इन्होंने जो सरकार स्थापित करी, वो बहुत बेहतरीन थी, ठीक है? और अब काफ़ी बेहतरीन तरीके से साउथ अफ्रीका चल रहा है और ये अच्छी बात है। हमें अच्छे से पता है कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो थे साउथ अफ्रीका के, वो नेल्सन मंडेला थे और वो अब तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक रहे हैं और आपको पढ़ना चाहिए इन लीडर्स के बारे में यार। आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ो, आप पढ़िए मेरे वन ऑफ द फेवरेट रहे हैं अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़िए, है ना? आप समटाइम्स व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़िए। व्लादिमीर लेनिन तो रोल मॉडल थे, जितना मैं जानता हूँ भाई भगत सिंह जी के, क्योंकि जितनी मैंने कहानी पढ़ी है, तो जितना मैं जानता हूँ कि जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, तब उस वक़्त वो व्लादिमीर लेनिन के स्ट्रगल को पढ़ रहे थे, उनकी शायद बायोग्राफी पढ़ रहे थे। आपको भी पढ़ना है इसके बारे में, व्लादिमीर लेनिन, रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ोगे कौन है ना? लीडर्स के बारे में पढ़िए, ठीक है? फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हो तो अच्छी चीज़ों के लिए करो, डेमोक्रेसी मतलब इनकी बायोग्राफी पढ़ो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना? कि पूरी कंट्रीज़ को खाली रूल नहीं करना होता है, लोगों का ध्यान भी रखना होता है, ये वाली चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ भाई, चैलेंजेस क्या होते हैं डेमोक्रेसी में? भाई सबको बोलने का अधिकार दे रखा है, सबको आज़ादी दे रखी है। तो करप्शन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपैथी, पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन, इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। वो जैसे कि अगर मैं करप्शन की बात करूँ तो पावर अगर सभी के पास है ना? वैसे सभी के पास तो नहीं होती, लेकिन देखा जाए तो कि जो लोग पोस्ट पर बैठे हैं तो वहाँ से करप्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जो लिखे हुए द मिसयूज़ ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन एरोड्स पब्लिक ट्रस्ट एंड वीकन्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डिसइन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बदलने के लिए कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, कोई भी अफ़वाह उड़ सकती है ना? समस्या और बढ़ जाएगी अगर लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया तो। होता भी है, अफ़वाह उड़ती भी है। Political polarization, extreme ideological divisions make compromise difficult and destabilize governance। हाँ, ये हो जाता है कि काफ़ी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की विचारधारा काफ़ी ज़्यादा, है ना, बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं, तो कई बार ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसको नेता बनाया जाए अपना, या किसको जिताया जाए। ये पब्लिक के लिए प्रॉब्लम होती है फिर। और फिर उसके बाद अपैथी, लो वोटर टर्नआउट, डिसएंगेजमेंट हिंडर इफेक्टिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। हाँ, अगर बहुत कम लोग वोट देने आए, तो इससे फिर भारत के लोकतंत्र को समस्या होगी। उससे आपको ऑफ कोर्स खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर वोट ही नहीं दिए तो हार-जीत का फैसला कैसे करेंगे? तो वो वाली बात हो जाती है कि वोटिंग कम नहीं होनी चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। जब आप 18 के होंगे तो आप भी वोट देना मत भूलिएगा, है ना? हाँ, समझदारी से वोट देना बस। इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ लिमिट इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़। हाँ। अब ये होता है कि जैसे मान के चलिए, अगर सोशल डिस्पैरिटीज़ है, मतलब कि वो अमीर-गरीब वाला सीन है, तो एक के पास रिसोर्सेज़ कम होंगे, एक के पास ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ भी बनी रहती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हर किसी को अपनी काबिलियत के हिसाब से ही मिलता है। आगे बढ़कर
कंक्लूजन यही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम होती है, एक्टिव सिटीजनशिप होती है, कॉल ऑफ एक्शन होता है। अभी चीज़ें समझ लिया, होता है तो देख लेते हैं। फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स लिबर्टी, जस्टिस एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू हैव अ से इन गवर्नेंस। मतलब समझिए, हम समझा देते हैं कि डेमोक्रेसी लागू करती है या होल्ड करती है लिबर्टी को, आज़ादी को, है ना, स्वतंत्रता को, जस्टिस, न्याय को, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हाँ, तुम बोल सको अपनी बात सीधे गवर्नमेंट से, सीधे प्रेसिडेंट से, सीधे प्राइम मिनिस्टर से, कि तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाली बात है, किसी की आवाज़ को यहाँ पर दबाया नहीं जाता। एक्टिव सिटीजनशिप की अगर बात करें तो इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड सिटीजन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल एंड पार्टिसिपेटिंग फुली। बिल्कुल, कि सिटीजन अगर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो ऑफ कोर्स बिना देखे, एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि बस वोट ही डालो, नहीं। एक्टिव होने का मतलब ये होता है आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जानो, ठीक है, और फिर वोट करो। इसे एक्टिव सिटीजन कहते हैं, ठीक है। यूँ नहीं कि किसी को भी कुर्सी पे बैठा दिया और फिर वो मतलब हो ही रहा है जो भी हो रहा है, तो वो वाला सीन नहीं होता। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, तो ये वाली बात अगर की जाए तो वही है कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान से, तो एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब यही होता है कि जब सिटीजन ही एक्टिव होंगे तो गवर्नमेंट खुद ही एक्टिव हो जाएगी, ये वाली बात है। कॉल ऑफ एक्शन, कंसिडर हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट विद इन योर कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मतलब यही है, कॉल ऑफ एक्शन का मतलब यही होता है कि आपके पास पूरा पूरा चांस होता है, पूरा पूरा मौका होता है ये एक्शन लेने का या फिर वो काम करने का, कि आप किस तरीके से अपने देश के डेमोक्रेसी को या अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं कि अगर देश में डॉक्टर्स चाहिए तो डॉक्टर्स, कि किसी को और कुछ बनने ही नहीं देना, डॉक्टर ही बनाते जाओ, वो वाला सीन नहीं होता, ठीक है। आप खुद सोचिए कि आप किस तरीके से देश को लाभ पहुंचा सकते हैं और खुद को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो वही है, तो कॉल ऑफ एक्शन का मतलब है कि आपको पूरी आज़ादी है, आप कीजिए जो करना है, हाँ। और दूसरी बात कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए। इसका कहने का मतलब यही है कि डेमोक्रेसी ने ना, ये हमारे संविधान ने कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ वैल्यूज़ दिए हैं हम लोगों को, है हमारे सिटीजन्स को। तो सीन ये हो जाता है कि अगर उनसे कभी वो राइट छीन लिए गए, उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कम कर दी गई या कम हो रही है, तो वो इस बात पर एक्शन ले सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जैसे मान के चलो कि आप क्लास में थे, एक बच्चे ने आपको या फिर टीचर ने आपको जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई बात बोल दी और वो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। आपने टीचर से बोला, टीचर ने फिर बोल दी, आपको तो लगा कि हाँ भाई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल, मान के चलिए प्रिंसिपल सर तो वैसे एक्शन लेंगे ऑफ कोर्स, प्रिंसिपल सर मैडम जो भी हैं, बट अगर उधर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप बस पूरा अधिकार है कि भाई जाओ और जाकर कंप्लेंट कर दो, उसके बाद पुलिस अपने आप देखेगी जो देखना, ठीक है, सीधी बात, ऑफ कोर्स ये बात है। तो यही है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब ही ये होता है कि भाई डेमोक्रेसी में इलेक्शन वगैरह बाद में देखते रहेंगे, सबसे पहले रिस्पेक्ट है, वो चलेगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता, है ना। बोला ना, मतलब सिविल राइट्स हो गया, है ना, या फिर कुछ कहते हैं सिविल वैल्यूज़ हो गया, सबकी अपनी-अपनी वैल्यूज़ होती हैं, सबके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और उससे मज़ेदारी नहीं, उससे हैं मज़े नहीं लेने होते। तो आज का जो लेसन था वो डेमोक्रेसी पर था और ये मैंने बता दिया, डेमोक्रेसी समझी, डेमोक्रेसी के फ़ायदे नुकसान समझे, अब्राहम लिंकन समझे, ठीक है। और मैंने बोला वो बिल्कुल पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी जो पोएट्री है, मैं तो कह रहा हूँ बायोग्राफ़ी पढ़िए पूरी उनकी। और फिर थोड़ी बात अब ये करते हैं कि हमने ये चैप्टर ख़त्म किया, 3 केस स्टडीज़ रह गई हैं मुझे पता है, परवेज़ मुशर्रफ, चाइना और मेक्सिको की पीआरआई वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जानेंगे, ठीक है। तब तक एक बार रिकैप देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन से नोट्स लेना ना भूलिएगा, ठीक है। और नोट्स क्या, स्लाइड्स ही हैं, ठीक है। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यही बोलेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन, है ना, हमेशा मिलती रहे और आप ऐसे ही चैप्टर्स और केसेस के बारे में जानते रहें। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।